टाइम हमने क्या सीखा था? लास्ट टाइम हमने एक एक्सेल के ऊपर एक अटेंडेंस एक क्या कहते हैं रिपोर्ट मार्कशीट डिफाइन की थी। ठीक है, तो आज हम सैलरी शीट डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक सैलरी शीट कैसे बनेगी एक एक्सेल के ऊपर और क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे ताकि मेरी सारी एवल्यूशंस करेक्ट निकलें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? यकीनन सीरियल नंबर। सैलरी क्या है, उसके बाद वही मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो भी हो प्रेजेंट था उसकी। अब मुझे मंडे ट्यूसडे करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उसको ड्रैग कर लूँ दूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे जो भी है, सही मेरे पास ये डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेट सैलरी पर डे उसका सैलरी क्या थी। ठीक है, पर डे के हिसाब से। उसके बाद नेट सैलरी, उसकी सैलरी बनी कितनी। ठीक है, अच्छा एक बार चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है टोटल प्रेजेंट, उसकी टोटल प्रेजेंट कितनी थी। सही है, तो मैंने क्या क्या लिया, ये मैंने सीरियल नंबर लिया, नेम डिफाइन किया, डेजिनेशन डिफाइन की, उसकी सैलरी डिफाइन की। उसके बाद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो भी था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे उसकी अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रेजेंट यानी वो कब तक प्रेजेंट था, 3 दिन प्रेजेंट था, 2 दिन प्रेजेंट था, 4 दिन प्रेजेंट था, ये मुझे पता चल जाए। पर डे के हिसाब से उसकी सैलरी पता चल जाए। और उसके बाद नेट सैलरी मुझे मेरे पास आ जाए। तो मैं जी आ जाए। अच्छा अपने साथ वो पीसी नहीं चल रहा ना सर? अच्छा एक काम करिएगा, इससे शेयर कर लिएगा। ठीक है, फिर मैं वो भी सही करवा दूँगा। आपका नाम क्या है? सॉरी अजीज़ कुरैशी। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सबके। मुस्तफ़ा है और मेरे पास अवैस है। चेयर लेकर। अच्छा नेक्स्ट क्लास आप लोग जो बैठेंगे वो लैब 5 में बैठ जाएगा, पीछे वाली मेरे बिल्कुल पीछे जो क्लास है उसमें। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अंदर हो जाओ, नहीं बैठ जाओ तुम। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सारे नेम्स हैं और मैं डेजिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ डेजिनेशन कोई ज़रूरत भी नहीं होता, मैं डिफाइन भी ना करूँ तो खैर फिर भी। मैं डेजिनेशन वाला सेल वाला नहीं हटा। खैर फॉर एग्जाम्पल असद की सैलरी है 30,000, 25,000।
ठीक है, मेरे पास सैलरीज है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रेजेंट काउंट करके उनकी सैलरी शीट निकालनी है। आपको पता है ना, एक अटेंडेंस, एक एब्सेंट के ऊपर आपकी क्या हो जाता है, अटेंडेंस काउंट नहीं होती, यानी कि उसका पर डे नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले मैं पर डे निकाल लूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कितने डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 डेज है। तो मैं 6 डेज के हिसाब से पर डे निकाल रहा हूँ। पर डे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो टोटल सैलरी है उसको डिवाइड कर दें जो भी आपके टोटल अमाउंट ऑफ मंथ में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 30 है, 30 काउंट होंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी 6 है, तो मैं खाली 6 काउंट कर रहा हूँ। तो पर डे मेरा पास असल में कितना निकला, 5000। मैं इसको ड्रैग कर लूँगा तो सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अटेंडेंस मार्क करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं अटेंडेंस में, पी लिख रहे होते हैं पैर में, ऐसे ही है, तो ऐसे ही लिख रहे होते हैं, वही प्रेजेंट था। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है कि कितने डेज वो प्रेजेंट रहा, एक बंदा कितने डेज वो प्रेजेंट रहा। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू मैं क्यों लगाता हूँ, जब भी कोई मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है मैं उसके लिए इक्वल्स टू का साइन अप्लाई करता हूँ। और उसके बाद मैं करता हूँ काउंट इफ क्या करेगा, मेरे पास काउंट करेगा। मैंने इसमें बोला कि ये वाली रेंज सेलेक्ट करो, ठीक है। क्राइटेरिया फाइंड क्या करना है वो डिफाइन किया मैंने इसको, यानी कि मुझे फाइंड करना था पी, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी, ठीक है। रेंज डिफाइन की मैंने, किस में पी डिफाइन करना है, और उसके अंदर मैंने क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया कि पी डिफाइन करना है। तो मेरे पास काउंट करके दिखा रहा है 6 डेज आ रहे हैं, ये बंदा प्रेजेंट ही 6 डेज हुआ है, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो कोई 4 दिन हुआ है, कोई 3 दिन हुआ है, कोई 5 दिन हुआ है। मैं फिर से फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैंने इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। काउंट इफ आपके पास काम क्या करता है, काउंट इफ फाइंड आउट करता है, यानी कि आप जो आप रेंज डिफाइन करेंगे उसमें कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो फाइंड करके लेकर आता है। मैंने कहा ये जो अटेंडेंस की जो रेंज है, ठीक है, इसके अंदर फाइंड क्या करना है, पी कितनी दफ़ा आया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसने मुझे डिफाइन किया कि पी 6 दफ़ा आया है इसका, ठीक है। पी इसका कितना दफ़ा आया, 6 दफ़ा आया, 6 दफ़ा आया, ठीक है। उसके बाद नीचे उसको मैं सिंपली ड्रैग कर लिया था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था उसमें, इंक्रीमेंट वो लग गया था, ठीक है। अच्छा, ये 5 5 5 5 3 3 4 और 0, सिर्फ 4 और 6। अब नेट सैलरी निकालने की कितनी सैलरी उसकी ओरिजिनल बनी, तो वो कैसा होता है कि पर डे इनटू टोटल प्रेजेंट, ठीक है। पर डे इनटू टोटल प्रेजेंट, इसकी पूरी बनी, बाकियों की किसी 60 बनी, इसकी 90 थी फॉर एग्जाम्पल, इसकी बनी कितनी 60 बनी, इसकी 80 थी, बनी कितनी 40 बनी, सही है। तो ये आपके पास काउंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से भी कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि बाकी चीज़ों में भी चेंजेस हो रही है। तो फॉर्मूला लगाने का ये फ़ायदा है अगर आप सेल के साथ लगा लो। आप डायरेक्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे कि भाई मैंने देखा कि 5000 पर डे था उसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेजेंट से। ऐसे ही किया था ना हमने, टोटल प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 6 को, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं वैल्यू चेंज करता तो क्या ये चीज़ चेंज होती, नहीं होती, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हमने तो फिक्स वैल्यू डिफाइन की है ना। हमें क्या चाहिए कि हम जब कोई भी चेंजेस अप्लाई करें तो वो रैंडमली उसकी चीज़ें
चेंज होती रहे, बार बार चीज़ें चेंज करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको रेंज डिफाइन कर दी, यानी कि उसका सेल का रेफरेंस डिफाइन कर दिया। K2 क्या है, K कॉलम, ठीक है, और 2 रॉ, और J2 क्या है, J कॉलम और 2 रॉ। अब जब भी कोई इन दोनों में चेंजेस होंगी ऑटोमेटिकली आपकी नेट सैलरी में चेंजेस हो जाएंगी। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करने का, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जैसी दिखें। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? अवैस, मुस्तफ़ा, अजीज़, आपको ठीक है, मुस्तफ़ा ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ओवरऑल निकालनी सैलरी, यानी कि देनी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा। इतनी है एक्चुअली, देनी कितनी थी अब वो फाइंड कर लेते हैं, यानी तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ठीक है, इतनी देनी थी और इतनी दी है, सही है। अब निकाल लेते हैं कितना हमारे पास बच गई, यानी कि तो कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, सही है। तो ये हमारे पास ऐसे तरीके से सैलरी शीट बनती है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने क्या बनाई थी, एक अटेंडेंस सॉरी ग्रेडिंग मतलब बनाई थी, मार्कशीट बनाई थी, लेकिन उसमें हमने ग्रेड्स अप्लाई नहीं किए थे, सही, ग्रेड्स अप्लाई नहीं किए थे। तो ग्रेड्स अप्लाई कैसे करेंगे, अब वो थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान केम इनटू बिल, सही है। मैं चाह रहा हूँ उसके पास नीचे दो ऑप्शन है, एक है 1947 और एक है 1967, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, करेक्ट, और अगर कोई रॉन्ग दे दो रॉन्ग, ठीक है, समझ आए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ 1947, सही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है करेक्ट खुद ही से, और जब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूँ यानी कि 1967 लिखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग। क्लियर है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा ये, मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला, ठीक है। मैं लिखूँगा इफ़ का मतलब होता अगर, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट क्या करना है, ये जो सेल है, ठीक है, ये बराबर हो जाए किसके, 1947 के, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसके बराबर हो जाए 1947 के। तो क्या करो, अगर ये ट्रू हो जाए, अगर वैल्यू ट्रू हो जाए तो क्या करो, करेक्ट दिखाए, सही है। और अगर फॉल्स हो जाए तो क्या करो, रॉन्ग दिखाए। क्लियर है, मैंने लिखा इफ, लॉजिकल टेस्ट के अंदर फिर डिफाइन किया कि जो B8 है वो 1947 के बराबर हो तो करेक्ट दिखाए, वरना रॉन्ग दिखाए। इसको मैं बंद कर दिया, अभी रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं, इसलिए वो रॉन्ग दिखा रहा है। अब जैसे मैंने 1947 लिखा, करेक्ट हो गया। क्लियर है, अब 1967 लिखूंगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा, तब भी वो क्या दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ तब कुछ भी ना दिखा, ब्लैंक हो जाए। तो कैसे होगा, मैं इसके अंदर फिर से एडिटिंग करूँगा। इफ, अब मैंने क्या किया, जहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स आनी थी वो मैंने हटाई और मैंने वहाँ पे फिर से क्या लगा दिया,
यही फॉर्मूला इफ़ का, ठीक है। इफ़ अगेन मैंने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, B8 अगर बराबर हो यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हो तो क्या करें, उसको ब्लैंक छोड़ दे, सही है। वरना क्या दिखाते, रॉन्ग। एक बंद हुआ, ये दूसरा बंद हो गया, ठीक है। कुछ आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी 1947 तो करेक्ट दिखा रहा है 1967, तो आपके पास अच्छा सॉरी मैंने गलती करी, रॉन्ग को मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था, मैंने वो लिखा नहीं, रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। 1947 तो करेक्ट हो गया, 1967 तो रॉन्ग हो गया, कुछ भी नहीं लिखा तो वो गायब हो गया। ये इस बात समझ में आई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये एक इफ है, उसमें मैंने फिर से बता देता हूँ क्या किया मैंने। इफ B8 बराबर हो 1947 के तो भाई करेक्ट दिखाना, वरना फिर से ट्राई करना कि अगर B8 एम्प्टी हो तो एम्प्टी हो जाना, वरना रॉन्ग प्रिंट कर देना, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है सबको, ठीक है। अब गेट्स के अंदर भी यही सिनेरियो होगा, ठीक है, गेट्स के अंदर भी यही सिनेरियो होगा। फॉर एग्जाम्पल गेट्स के अंदर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा 80%, 60%, 70%, अब मुझे इनकी ग्रेड चेक करना, सही, ठीक है। मैं गया, मैंने लिखा इक्वल्स टू, फिर लिखा मैंने इफ अगर ये इफ ये चीज़ है B15 ग्रेटर देन या बराबर हो किसके, 80% के, सही है। ग्रेटर देन हो या बराबर हो 80% के, तो क्या करो, लिखा हुआ आ जाए A+, सही है। क्या लिखा हुआ आ जाए A+, वरना क्या लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल फिर मैं इसको ऐसे करके बंद करूँ, A+ आ रहा है क्योंकि वो 80 के बराबर था, और अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज कर पड़ा, मैं 60 लिखूँ, सॉरी 87 कर दूँ, तब भी वो क्या रहेगा मेरे पास 97 कर दिया, A+ रहेगा। अगर मैं इसको चीज़ को ड्रैग करूँ तो बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ें फेल नहीं होती, यानी कि A के बाद A आता है, B आता है, C आता है, उसके बाद आखिर में फेल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसकी वैल्यू जहाँ पे फॉल्स हो रही होगी उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और फिर से मैं इसमें क्या लगाऊंगा, इफ़, ठीक है। जहाँ फॉल्स हो रहा है वहाँ पे मैं इफ़ लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर से लॉजिक टेस्ट, अगर वो इस बार ग्रेटर देन या बराबर हो किसके, 70% के, ठीक है, तो क्या करो, A कर दो, ठीक है। वरना फिर से क्या करो, चेक करो, फिर से क्या चेक करो, B15 इस बार ग्रेटर हो या बराबर हो 60 के, ठीक है। देखो जहाँ पे परसेंट का साइन इस्तेमाल हुआ मैं वहाँ पे परसेंट का साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपने परसेंट का साइन इस्तेमाल नहीं करना तो वहाँ पे भी सामने परसेंट का साइन इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए तो क्या करो भाई, B लिख दो, ठीक है। उसके बाद वैल्यू फॉल्स हो जाए फिर से चेक करो ताकि C वाला भी
कैटेगरी में आ जाए। अच्छा भाई क्या है 50% सी, ठीक है। अब इसके बाद जो भी होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जितने भी ब्रैकेट्स खोले हैं वो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। पहला बंद हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं खुद बोल्ड हो रहा है। दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, और ये चौथा बंद हो गया। सही है। तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि अब क्या करना है, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और फेल आ गया। ये बात समझ में आई इफ़ की। इफ़ अब जो आपका जो इफ़ है वो आपके पास 3 साल के लिए अब जुड़ गया है, क्योंकि सी के अंदर भी, जावा के अंदर भी पूरे सॉफ्टवेयर इफ एल्स के ऊपर डिज़ाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लो आपका चेक कर रहा था, आपका जो सॉफ्टवेयर का जो कंट्रोल है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर यूज़र ने बटन क्लिक किया तो क्या करना है, नहीं किया तो क्या करना है, ठीक है। यूज़र ने ये रिपोर्ट मांगी तो क्या करना है, अगर यूज़र ने वो डेटा मांगा तो क्या करना है। पूरी ज़िंदगी आपको इफ एल्स के गुजरेगी, ठीक है ना। कहते हुए ना ज़िंदगी में इफ़ और बट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ इफ एंड बट्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी इफ़ एंड बट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये इफ़ समझ में आया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम इफ़ के अंदर? हाँ भाई, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, अब होगी। अच्छा ठीक है। तो यह हमारे पास इफ था, सही है। ये मेरे पास सैलरी का हमने देखा आज, काउंट इफ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एवरेज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा AVG, ये सेलेक्ट कर लूंगा। पर डे की एवरेज निकालनी है कि एवरेज, आपको पता है एवरेज क्या होता है। तो 9150 की एवरेज निकली है। और आप यहाँ पे भी नोट करें, जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था तो ऑटोमेटिकली नीचे मेरे स्टेटस बार पे सम भी दिखा रहा था, ठीक है। काउंट भी कर रहा था कि कितने कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए, और 9150 या एवरेज भी डिफाइन कर रहा था, ठीक है। इसमें मैं क्या निकाल सकता हूँ, मिनिमम भी निकाल सकता हूँ। मिनिमम निकालने के लिए MIN मिनिमम लिखूंगा और सेलेक्ट करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरे पास मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालूंगा तो मेरे पास, उसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगी। मिनिमम कम होती है, मैक्सिमम ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये सारे छोटे छोटे भी फॉर्मूलाज मैं खाली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इफ़ चेक कर लिया, इफ़ कैसे काम कर रहा था, काउंट इफ़ कैसे काम कर रहा था। काउंट इफ़ ये वाला था, ठीक है। उसके बाद आपने सैलरी को जैसे भी कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल तरीके से सैलरी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। उसके बाद आपने मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज भी फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है, अब करना अभी यहाँ पे ये है, और जिसके बाद PC नहीं है वो दूसरी क्लास में मैं उनको ले जाऊँगा, ठीक है। आज मुझे करके दिखाना है। आपने एक पहले तो मार्कशीट डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर ग्रेड्स आ रहे हो, सही है। और उसके बाद आपने एक सैलरी डिज़ाइन करनी है जिसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही। मैंने तो 6 दिन की है, आप पूरे 30 दिन की करेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई सवाल, कोई मुश्किल? क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे क्लास में CR बनाना है, ठीक है। और फ़िलहाल तो मैं ऐसी अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, लेकिन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के मार्क्स के बाद जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो अब क्लास का CR बनेगा। लेकिन अभी तो मैं CR अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ। तो किसको बनाना, कौन बनना चाहेगा CR पता नहीं क्या होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो किसको बनाना,
असद है CR। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा, सबसे अटेंडेंस लेनी है, ठीक है, और फिर मैं तो बात बताऊँगा तो असल काम क्या है। ठीक है, तो आपका CR से असद है, ठीक है, फॉर टेम्प्रेरी रीज़न, टेम्प्रेरी तौर पर। परमानेंट तब होगा जब आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करेंगे, अच्छे नंबर जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो फिर CR का होल्ड संभाल लेगा। ठीक है, तो आपने जितनी आज बातें की